तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का ऑसिलेशन टॉपिक्स का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे और समझेंगे टाइम पीरियड कैसे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, आपको एनडीए का हो, यानी चाहे सीडीएस का हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप 11-12 की अपना सिलेबस कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इसका कुछ आपको बताया गया है और इस ऑसिलेशन चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, जब फार्मूला कैसे आता है। और पहला चैप्टर जब आप पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें हम लोग इसको डायमेंशनल मेथड से इसका फार्मूला को निकाले थे। अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेथड से, क्या ये मेथड को, प्रिंसिपल को यूज करके हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब हमारा है जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला हमको डिराइव करना है। तो चलिए पहले हम एक पेंडुलम की फिगर बनाता हूँ। एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटका रहता है, स्फेरिकल शेप में एक बॉब रहता है, ये लटका हुआ रहता है, जिसकी कुछ एक लंबाई है, मान लीजिए एल है। और इसको जब हम यहाँ से कुछ दूर ले जाकर खींच के छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करता है। इसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ये पीरियोडिक मोशन करते हुए ऑसिलेट करता है। तो एक स्थिति मान लेते हैं कि यहाँ पर है, एक स्थिति यहाँ पर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ये वाला पोजीशन जो है ना, एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको हम E1 E2 नाम दे सकते हैं। इधर E1 दे दिया तो इधर E2 दे दिया। यहाँ O यानी ये मीन पोजीशन हो गया। क्या पोजीशन हो गया? यदि इस पर कोई फोर्स न लगाया जाए और इसको रेस्ट में छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया, तो ये बॉडी, ये जो इसको बॉब बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जो एक थ्रेड से लटका हुआ है, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, जो मास वाला कोई बॉडी होता है स्फेरिकल शेप का, उसको बॉब कहा जाता है। और इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं तो ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो चलिए, अब यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो, तो ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ऑसिलेट करते रहेगा इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ। तो मैक्सिमम जो ज़्यादा है दूरी यहाँ से, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच को मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब हमने इसको मान लिया x। क्या मान लिया? x। तो यहाँ पर कुछ थ्रेड मीन पोजीशन के साथ एंगल भी बना रहा होगा, थीटा। तो आपको मालूम होगा ये मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। अब हमको निकालना है। तो चलिए, इस बॉब पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक फोर्स तो काम कर रहा है mg, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। और टेंशन किधर काम करता है? एलोंग थ्रेड, जहाँ पर थ्रेड बांधा हुआ रहता है उधर की तरफ काम करता है। अब चलिए, mg का दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट इधर हुआ mg। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है। इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये काटता है, इस लाइन को ऐसे मान ले तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो ये एंगल थीटा होता है ना। तो ये थीटा है तो यहाँ भी ये थीटा हो गया। तो बात समझ में आ गई। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इक्वल हो गया। मैथ का 9-10 में आपने पढ़ा होगा, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए, अब इस थीटा, इस mg का इधर वाला जिधर एंगल थीटा है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, mg cos थीटा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर जो फोर्स लगता है उसको mg sin थीटा। तो आपको देखने से लगता है ये बॉडी को, इस बॉब को मीन पोजीशन पर लाने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये mg sin थीटा ही इसको बैक वापस लाएगा अपने मीन पोजीशन पर। बात समझ में आ गई? ये इसको कौन लाएगा वापस अपने मीन पोजीशन पर? तो mg sin थीटा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg sin थीटा।
चलिए जल्दी से इसको बहुत ब्रीफली मैं इसको बना कर देता हूँ, ताकि कमज़ोर बच्चे जो है ना, जो डिराइवेशन से डरते हैं, उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत आसान हो जाए, वो डिराइवेशन बहुत आसान हो जाए। तो मेरा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं, आपकी पूरा करना चाहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाना चाहेगा, तो वैसा फोर्स जो किसी बॉब को अपने ओरिजिनल जगह पर लाना चाहता है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स। बाहर से फोर्स लगाए तो चला गया दूसरी जगह पर, अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो गया, लेकिन फिर उस पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो ओरिजिनल पोजीशन पर लाना चाहता है। तो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, दो तरह का दोस्त होते हैं। एक दोस्त होते हैं जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए। एक फोर्स होता है जो अच्छे दोस्त होते हैं, नहीं भैया आप गलत काम कर रहे हो, आप सही जगह पर आ जाओ। तो गलत जगह पर ले जाने वाला एक्सटर्नल एजेंसी हो गया, और सही जगह पर लाने वाले कौन हो गए, आपके अच्छे दोस्त हो गए, आपके माता पिता हो गए। माता पिता तो अच्छे जगह पर ही लाएंगे ना, गलत जगह पर तो अपने जो पुत्र है या पुत्री है उसको ले जाना नहीं चाहेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो अपने सही जगह पर यानी मीन पोजीशन पर, बैलेंस पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन हो जाएगा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। ये माता पिता वाला काम करता है, सही जगह पर लाने का काम करता है। ठीक है, अब क्या है ना, आप पढ़े होंगे जो साइन थीटा और थीटा 20 डिग्री तक, साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा और साइन थीटा का वैल्यू जो रेडियन में आएगा वो बात बराबर होगी। तो साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम शॉर्ट में एफ आर लिख दें, कोई दिक्कत, एफ से फोर्स, आर से रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें डरिएगा नहीं, इसको याद करने के लिए आपको मैं सिंबल दे दिया, mg थीटा लिख दिया। क्या कि साइन थीटा यदि थीटा क्या है, थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं जब रेडियन में इसका वैल्यू लिखा हुआ हो। क्या कि 20 डिग्री रेडियन तक, 20 डिग्री रेडियन तक मैंने साइन थीटा का वैल्यू वही आएगा जो थीटा को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो वही आएगा। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे ये कोई थीटा का वैल्यू रेडियन में और साइन थीटा का वैल्यू इसका एक्चुअल वैल्यू दोनों बराबर दिया हुआ है, एक चार्ट बना के दिया हुआ है। तो चलिए अब रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, mg, और थीटा की जगह पर लिखूंगा क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, फॉर्मूला होता है ना आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस होता है। तो यहाँ पर थीटा ये हो गया, ये हो गया आर्क, थीटा बराबर x, और रेडियस हो गया ये थ्रेड की जो लंबाई है l। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए फॉर रिस्टोरिंग फोर्स बराबर यहाँ पर x बाई एल लिख दिया। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स ये निगेटिव डायरेक्शन होता है, निगेटिव डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ आर को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर mg x बाई एल, mm काट दिया तो ये बराबर क्या हुआ, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। जी बाई एल तो कांस्टेंट है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये जब इस तरह का स्थिति हो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बट इन अपोजिट, निगेटिव साइन क्या बोलता है, जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो एक्सेलरेशन इधर है, यानी बॉब क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। दिस शोज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये शो करता है कि बॉब क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बात समझ में आ गई। ये जब स्थिति आ जाए जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड निगेटिव साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट हो, यानी जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर, तो एक्सेलरेशन भी इसके जस्ट अपोजिट। बात समझ में आ गई, जरूर आ गई होगी समझ में। अब क्या है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, हम ए का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया,
माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अब हमको मैग्नीट्यूड रखना है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है, डायरेक्शन देता है। तो अब डायरेक्शन हम उसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो साइन को हम यहाँ छोड़ देता हूँ। अब आपकी चाहे रहने दीजिए। चलिए, अब क्या है ना, अब कोई बॉडी यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, पीरियोडिकली मोशन कर रही है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये भी एक का फॉर्मूला, ये भी एक का फॉर्मूला, इसको 2 और इसको 3। अब क्या है ना, दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी बाई एल इंटू एक्स। अब साइन को भी छोड़ दीजिए, एक्स को भी छोड़ दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? जी बाई एल ना। अब क्या है, अब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर जी बाई एल। ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई। बहुत मैथ का फॉर्मूला है, इधर स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट हो जाता है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, तो ये जी बाई एल हो गया। अब हमको टी बाई 2 पाई इसको रिवर्स कर दिया, तो इसको भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा। अब उधर का कुछ पार्ट को हटाता हूँ और मैं चाहे यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो 1/2 पाई ये जी बाई एल होगा। तो बहुत आसानी से फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी, इतना इजी से मैं समझता हूँ कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो इतना इजी से आपको नहीं मिलेगा। कोई भी बुक पढ़िएगा तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। मैं बहुत आसानी से, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को समझ में आ जाए, इसको समझाने के प्रयास किया हूँ और इसी डिराइवेशन को निकालने का कोशिश किया हूँ। बहुत इजीली निकाल दिया। अब क्या है ना, अब एक क्वेश्चन बनाता हूँ। अब का यदि एक न्यूमेरिकल छोटा सा करता हूँ, जब फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो चलिए एक क्वेश्चन निकालता हूँ, बनाता हूँ और इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। छोटा वीडियो रहेगा और डिराइवेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इसका हेडिंग होगा। तो आप बहुत आसानी से डिराइवेशन को समझ गए होंगे, बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए। कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत, इसमें बाहर का कोई चीज़ या पुटअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक फार्मूला होगा ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही फार्मूला आपको याद रखना होगा। बाकी कोई चीज़ इसमें रटने वाला चीज़ मैं इसमें पुटअप नहीं किया हूँ। तो चलिए अब क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर फार्मूला आप जब निकाले हो तो देखो एल बाई जी, मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड नहीं करता है, जी पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। तो जी का वैल्यू चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, मून पर अलग होता है, अर्थ पर अलग होता है, अर्थ के डिफरेंट पोल पर, इक्वेटर पर, उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो चलो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा बनाया जाएगा। अब क्या है ना, एक क्वेश्चन छोटा सा कर देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका हुज टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। इस सेकेंड पेंडुलम इसको कहा जाता है। सेकेंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। अब कहने का मतलब एक बॉब है, अब एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर ऐसे चला गया, ठीक है, तो 1 सेकेंड टाइम लिया। यहाँ से आ गया 1 सेकेंड, अब फिर आया तो 1 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। इसकी लंबाई एल है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? टी है 2 सेकेंड, तो एल निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला मालूम है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो हमको एल निकालना है, तो एल निकालना है तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, यही ना हुआ। अब एल निकालना है तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर
इंटू जी 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। एल तो चला गया, एल हो गया। अब इसमें टी स्क्वायर कितना है, टी 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, जी का वैल्यू 9.8 लिख दिया, 4 लिख दिया, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये वाला कट गया। अब थोड़ा सा वैल्यू चेंज होता है, ये 9.8 से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये 2 दूनी 4/4, यानी थोड़ा सा बड़ा होता है तो 1 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ओ 1 सेंटीमीटर क्यों रखिएगा, मीटर रखिए। या ये यदि 1 से थोड़ा सा कम होगा, ये 9.9 आएगा, 98.5 आता है, 9.85 आता है, तो ये हो सकता है 99.9 या 99.5 सेंटीमीटर, ये इतना लिख सकते हो। तो चलो मैं समझता हूँ कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ऑसिलेशन चैप्टर का, जिसका टाइम पीरियड निकाला गया है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अब बहुत सिंपल वे से आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाभ उठाइए और हमारे हर वीडियो को देखिए। मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो को थोड़ा यूनिक ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चों को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो चलिए हमारे वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।